रिविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को रोजमर्रा इस्तेमाल की जा सकने वाली छोटी छोटी समझ भरी बातों में बदलते हैं। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और मैं कहूंगी काफी अलग किताब पर बात करने वाले हैं, मॉर्गन हाउसल की द साइकोलॉजी ऑफ मनी। हाँ, ये उन किताबों में से हैं जो पैसों को लेकर हमारी सोच को बिल्कुल हिला देती हैं। बिल्कुल। इसका जो मूल विचार है वही बड़ा अनोखा है कि भाई पैसे के मामले में कामयाब होना आपकी अक्ल से ज्यादा आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। सही बात है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि पैसा मतलब मैथ्स, नंबर्स, फॉर्मूलाज, एक्सेल शीट्स। हाँ हाँ। लेकिन हौसल हमें याद दिलाते हैं कि अरे नहीं, ये असल में इंसानी भावनाओं, मनोविज्ञान का, हमारी अपनी जिंदगी की कहानियों का और हाँ, किस्मत का भी खेल है। और ये कोई फाइनेंस की ऐसी भारी भरकम टेक्स्ट बुक नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो करीब 20 छोटी-छोटी कहानियों का संग्रह है और हर कहानी पैसे से जुड़े हमारे किसी न किसी अजीब से लगने वाले व्यवहार या सोच पर रोशनी डालती है। हाँ, और ये कहानियां बताती हैं कि क्यों कभी-कभी इतने स्मार्ट लोग भी पैसों के मामले में हैरान करने वाली गलतियां कर बैठते हैं। बिल्कुल। और कैसे वो जो एक उदाहरण है, रोनाल्ड रीड जैसा एक साधारण सा चौकीदार, कैसे वो अपनी बचत और समझदारी से करोड़पति बन सकता है। जबकि कोई बड़ा फाइनेंस एग्जीक्यूटिव शायद दिवालिया हो जाए। हाँ, ये किताब इसी क्यों का जवाब ढूंढती है। ये दिखाती है कि व्यवहार असल में ज्ञान से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। तो फिर ये किताब किसके लिए है? क्या ये सिर्फ फाइनेंस वालों के लिए है? नहीं नहीं, सच कहूं तो ये हर उस इंसान के लिए है जो पैसा कमाता है, खर्च करता है, बचाता है या निवेश करता है। यानी लगभग हम सभी। हाँ, लगभग हम सभी के लिए। और शायद खास तौर पर उन लोगों के लिए जो कभी अपने या दूसरों के पैसों से जुड़े फैसलों को देखकर सोचते हैं कि अरे ऐसा क्यों किया। बिल्कुल। या जो फाइनेंस की दुनिया की वो मुश्किल भाषा से, वो जार्गन से थोड़ा घबराते हैं। और ये सिर्फ अमीर बनने के नुस्खे नहीं बताती। ये उन लोगों के लिए भी है जो सिर्फ अमीर नहीं बनना चाहते, बल्कि वित्तीय सुरक्षा के साथ साथ मन की शांति भी चाहते हैं। मन की शांति, हाँ, ये जरूरी है। ये अकादमिक फाइनेंस और असल जिंदगी के बीच का एक पुल है, कह सकते हैं। ये समझाती है कि पैसा सिर्फ नंबर गेम नहीं है। ये हमारी भावनाओं, हमारे डर, हमारी उम्मीदों और हमारे अतीत के अनुभवों से बहुत गहराई से जुड़ा है। तो चलिए फिर इसकी कुछ सबसे महत्वपूर्ण बातों पर, सीखों पर गौर करते हैं। पहली और शायद सबसे बुनियादी सीख है, कोई भी पागल नहीं है, हमारा व्यवहार सापेक्ष है। हाँ, ये बहुत गहरी बात है। हाउसल कहते हैं कि कोई भी वित्तीय फैसला, चाहे वो हमें कितना भी अजीब क्यों ना लगे, उसे लेने वाले व्यक्ति के लिए उसके अपने अनुभवों और विश्व दृष्टि के हिसाब से पूरी तरह तर्कसंगत हो सकता है। अच्छा, इसका कोई उदाहरण? हाँ, क्लासिक उदाहरण है लॉटरी टिकट का। ओह हा। बहुत से पढ़े लिखे अमीर लोग सोचते हैं कि यार ये गरीब लोग लॉटरी पर पैसे क्यों बर्बाद करते हैं, जीतने की संभावना तो लगभग शून्य है। हाँ, ये तो बेवकूफी लगती है। लगती है। लेकिन हाउसल एक अलग नजरिया पेश करते हैं। वो कहते हैं कि शायद कम आय वाले व्यक्ति के लिए, जिसकी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल है, लॉटरी टिकट खरीदना एक ऐसी उम्मीद या सपने को खरीदने जैसा है जिसे अमीर लोग शायद अपनी महंगी छुट्टियों या गाड़ियों में रोज जीते हैं। अच्छा, कुछ 100 रुपए में कुछ दिनों की उम्मीद खरीदना, क्या ये उनके नजरिए से वाकई पागलपन है या एक तरह का भावनात्मक निवेश? वाह, ये सोचने का बिल्कुल अलग तरीका है। तो हम किसी के पैसे से जुड़े फैसले को सिर्फ अपनी दुनिया के चश्मे से देखकर सही या गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल नहीं कह सकते। और यह सिर्फ व्यक्तिगत पसंद की बात नहीं है। वो जो अर्थशास्त्री हैं, उल्रिक मालमेंडियर और स्टीफन नागल, उनका एक अध्ययन है। हाँ, जो दिखाता है कि लोगों के निवेश करने के तरीके इस बात पर बहुत निर्भर करते हैं कि उन्होंने अपनी जवानी के दिनों में अर्थव्यवस्था को कैसा देखा है। जैसे जिन्होंने बहुत ज्यादा महंगाई का दौर देखा है, वो लोग बॉन्ड्स में निवेश करने से कतराते हैं, चाहे आज हालात कितने भी अलग क्यों ना हो। और जिन्होंने शेयर बाजार को तेजी से बढ़ते देखा है, वो इक्विटी में ज्यादा सहज महसूस करते हैं। तो हमारे अनुभव एक तरह से हमारे वित्तीय डीएनए का हिस्सा बन जाते हैं। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। ये हमें सिखाता है कि अपने वित्तीय पूर्वाग्रहों को पहचानें और दूसरों के फैसलों के प्रति थोड़ी सहानुभूति रखें। किसी को फौरन गलत कहने से पहले सोचें कि शायद उनकी कहानी, उनके अनुभव हमसे बहुत अलग हैं। यह समझना बहुत जरूरी है। तो फिर अगला सवाल ये उठता है कि अगर हर कोई अपने हिसाब से सही है, तो फिर लंबे समय में वित्तीय रूप से सफल कौन होता है? हाँ, और यहीं पर दूसरी महत्वपूर्ण सीख आती है। हाँ, जो है अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना, टिके रहना सबसे जरूरी है। अमीर बनना बनाम अमीर बने रहना,
इसमें क्या फर्क है? ये एक बहुत बड़ा फर्क है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। हाँ हाउसल कहते हैं कि अमीर बनने के कई रास्ते हो सकते हैं। हाँ। आप बड़ा जोखिम ले सकते हैं, किस्मत तेज हो सकती है, आप बहुत आशावादी हो सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहने के लिए एक बिल्कुल अलग तरह की मानसिकता चाहिए। किस तरह की मानसिकता? इसमें चाहिए थोड़ी विनम्रता। मतलब ये मानना कि आपकी सफलता में सिर्फ आपकी काबिलियत नहीं, भाग्य का भी हाथ था। थोड़ी मितव्ययिता यानी फिजूल खर्ची से बचना, और थोड़ी सी घबराहट या कह लें सतर्कता कि जो कमाया है वो उतनी ही तेजी से जा भी सकता है। सफलता को हासिल करने से ज्यादा मुश्किल उसे बनाए रखना होता है। इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल, जैसी लिवरमोर का मशहूर उदाहरण है। वो 1929 के स्टॉक मार्केट क्रैश में शॉर्ट सेलिंग करके उस जमाने में अरबपति बन गए थे। हाँ, सुना है। शानदार सफलता, लेकिन वो टिके नहीं रह पाए। वो बड़े और बड़े दांव लगाते गए, सब कुछ गंवा बैठे, और आखिर में उन्होंने आत्महत्या कर दी। अमीर बनना आसान था उनके लिए शायद, पर बने रहना बहुत मुश्किल। और टिके रहने का सबसे अच्छा उदाहरण? वॉरेन बफेट। उनकी सफलता का राज सिर्फ सही स्टॉक चुनना नहीं है, बल्कि दशकों तक टिके रहना है। उन्होंने कितनी ही बड़ी मंदियां देखी, लेकिन घबराकर अपने शेयर बेचे नहीं। हाँ, वो कर्ज से भी बचते हैं। बिल्कुल, उन्होंने भारी कर्ज लेने से हमेशा परहेज किया। एक और कहानी है रिक गोरिन की। वो बफेट और चार्ली मंगर के शुरुआती पार्टनर थे और उतने ही होशियार भी माने जाते थे। अच्छा। लेकिन 1973-74 की मंदी में वो मार्जिन लोन, मतलब शेयरों पर उधार के जाल में ऐसे फंसे कि बर्बाद हो गए, और बफेट ने उनके शेयर बहुत सस्ते में खरीद लिए। गुरिन टिक नहीं पाए। ओहो, तो सबक ये है कि सिर्फ रिटर्न कमाना काफी नहीं, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव में खुद को बचाए रखना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल, यहीं पर वो सुरक्षा का मार्जिन का सिद्धांत आता है। सुरक्षा का मार्जिन? हाँ, इसका मतलब है कि अपनी योजनाओं में हमेशा गलती की गुंजाइश रखो। ऐसी योजना बनाओ जो थोड़ी बहुत गड़बड़ी होने पर भी ढह ना जाए। जैसे पुल बनाते समय उसे अनुमानित भार से ज्यादा सहन करने लायक बनाया जाता है, वैसे ही निवेश में भी एक बफर रखना जरूरी है। ये आपको लंबे समय तक खेल में बनाए रखता है। और जब आप लंबे समय तक टिके रहते हैं, तभी कंपाउंडिंग अपना असली जादू दिखा पाती है। और ये हमें हमारी तीसरी बड़ी सीख पर लाता है, कंपाउंडिंग और समय की ताकत। ये शब्द सुनने में तो आसान लगता है, कंपाउंडिंग, लेकिन हाउसल कहते हैं कि इसे सच में समझना, मतलब दिल से समझना मुश्किल है, क्योंकि ये हमारे सहज ज्ञान के थोड़ा खिलाफ काम करता है। हाँ, हमारा दिमाग अक्सर लीनियर सोचता है, एक के बाद दो, दो के बाद तीन। लेकिन कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज वो ऐसे काम नहीं करता। वो धीरे धीरे शुरू होता है, बहुत धीरे, और फिर अचानक विस्फोटक तरीके से बढ़ता है। शुरुआत में कुछ खास पता नहीं चलता। बिल्कुल, और यही लोग धीरज खो देते हैं। हौसल ने आइस एज यानी हिमयुग का बड़ा दिलचस्प उदाहरण दिया है। हाँ, वो मैंने पढ़ा। कोई एक सर्द जाड़ा हिमयुग नहीं लाता। ये तब शुरू होता है जब गर्मियां बस थोड़ी सी कम गर्म होती हैं, इतनी कि पिछली सर्दियों की सारी बर्फ पिघल नहीं पाती। फिर अगली सर्दी में उस बची हुई बर्फ पर और बर्फ जमती है। ये सिलसिला हजारों साल चलता रहता है, और नतीजा पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक जाती है। धीमी, लगातार बढ़ने वाली चीजें असाधारण नतीजे दे सकती हैं। और पैसों की दुनिया में इसका सबसे बड़ा उदाहरण फिर से वॉरेन बफेट। लोग उनकी सफलता का राज उनके अविश्वसनीय रिटर्न में ढूंढते हैं, जो बेशक शानदार रहे हैं। लेकिन हौसल बताते हैं कि बफेट की दौलत का असली राज उनके रिटर्न से ज्यादा उनके निवेश के समय में छुपा है। उन्होंने बहुत जल्दी शुरू किया था ना? हाँ, बहुत छोटी उम्र में निवेश शुरू किया, और आज 90 साल से ज्यादा के हो चुके हैं और अब भी निवेशित हैं। ये आंकड़ा तो कमाल का है कि उनकी लगभग $85 बिलियन की नेटवर्थ में से $81 बिलियन से ज्यादा उनके 65वें जन्मदिन के बाद आई है। अविश्वसनीय है। सोचिए, अगर उन्होंने मान लीजिए 30 की उम्र में शुरुआत की होती और एक औसत निवेशक की तरह 60 की उम्र में रिटायर हो जाते, तो उतनी ही काबिलियत के बावजूद उनकी दौलत आज के मुकाबले 99.9% कम होती। बाप रे! इसकी तुलना जिम साइमंस से करें। वो एक शानदार हेज फंड मैनेजर हैं जिन्होंने बफेट से कई ज्यादा, लगभग 66% सालाना रिटर्न कमाया है। 66%? कमाल है। हाँ, लेकिन उन्होंने 50 की उम्र में शुरुआत की। नतीजा, उनकी दौलत बफेट से काफी कम है। तो मतलब ये हुआ कि सबसे ऊंचे रिटर्न के पीछे भागने से बेहतर है ऐसा अच्छा या ठीक-ठाक रिटर्न पाना, जिसे आप दशकों तक, मतलब सालों साल बनाए रख सकें। यही कुंजी है, धैर्य और निरंतरता, टिके रहना। जैसा कि हाउसल मजाक में कहते हैं, शायद सबसे अच्छी निवेश सलाह वाली किताब का नाम होना चाहिए चुप रहो और इंतजार करो।
हाँ, ये तो बढ़िया है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हम हमेशा अगला बड़ा स्टॉक या जल्दी अमीर बनने के तरीकों के पीछे भागते रहते हैं। और इसी भागदौड़ में हम अक्सर दौलत का असली मतलब भूल जाते हैं। और ये हमें हमारी चौथी सीख पर लाता है, दौलत वो है जो दिखती नहीं, और उसका असली मूल्य क्या है। दौलत वो है जो दिखती नहीं। इसमें क्या फर्क है? मतलब अमीर होना और दौलतमंद होना। हाउसल एक बहुत जरूरी फर्क बताते हैं। अमीर होना अक्सर आपकी मौजूदा आमदनी से जुड़ा होता है। ज्यादा आमदनी आपको महंगी कारें, बड़े घर, शानदार छुट्टियां खरीदने की क्षमता देती है। ये सब चीजें दिखती हैं। हाँ, जो बाहर से नजर आता है। बिल्कुल। लेकिन दौलतमंद होना अलग है। दौलत वो पैसा है जो कमाया गया पर खर्च नहीं किया गया। ये वो संपत्ति है जो अभी इस्तेमाल नहीं हुई है। ये छिपी हुई होती है। तो जब हम किसी को महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते देखते हैं तो वो अमीर दिख सकता है, पर जरूरी नहीं कि वो दौलतमंद हो। तो आप सिर्फ इतना जानते हैं कि उसके पास कार खरीदने से पहले जितने पैसे थे, अब उससे $1,00,000 कम है, या उस पर उतना ज्यादा कर्ज है। अच्छा। असली दौलत वो कार है जो नहीं खरीदी गई, वो हीरे हैं जो लॉकर में रखे हैं, वो शेयर हैं जो बेचे नहीं गए। वो सिंगर रियाना का उदाहरण है। हाँ। जो अपनी शानदार लाइफस्टाइल और खर्चों के कारण लगभग दिवालिया होने की कगार पर पहुंच गई थी, जबकि उनकी आमदनी बहुत ज्यादा थी। अमीर थी पर दौलतमंद नहीं बन पा रही थी। तो फिर दौलत का असली फायदा क्या है अगर उसे दिखाना नहीं है? उसका मूल्य क्या है? हाउसल के अनुसार दौलत का सबसे बड़ा फायदा है, और ये बहुत जरूरी बात है, अपने समय पर नियंत्रण पाना। कंट्रोल ओवर टाइम। हाँ, ये पैसे का सबसे बड़ा डिविडेंड है। ये आपको विकल्प देता है, लचीलापन देता है। आप वो काम कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जब आप करना चाहते हैं, जिसके साथ आप करना चाहते हैं, बिना किसी मजबूरी के। ये बात तो बहुत मायने रखती है, शायद सबसे ज्यादा। मिशिगन यूनिवर्सिटी के एंगस कैम्बल ने सालों पहले एक शोध किया था। इसमें पाया गया कि खुशी का सबसे बड़ा कारक, सबसे बड़ा फैक्टर ये एहसास है कि आप अपनी जिंदगी को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तनख्वाह या घर से भी ज्यादा? हाँ, ये आपकी तनख्वाह, आपके घर के आकार या आपकी नौकरी की प्रतिष्ठा से भी ज्यादा महत्वपूर्ण था। वो डेरेक सीवर्स का उदाहरण है, जिन्होंने अपनी टेक कंपनी बेचने के बाद बहुत पैसा नहीं रखा, सिर्फ इतना कि वो काम करना बंद कर सकें। उन्होंने कहा कि वो $12,000 में अमीर हो गए, क्योंकि अब उन्हें किसी के लिए काम करने की जरूरत नहीं थी। वो आजाद थे, अपने समय के मालिक। तो असली लक्ष्य शायद करोड़पति बनना नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी का कंट्रोल हासिल करना है। हाँ, दौलत हमें यही स्वतंत्रता देती है। ये हमें सोचने पे मजबूर करता है कि हम पैसे से आखिर चाहते क्या हैं, सिर्फ दिखावा या वास्तविक स्वायत्ता। और ये सब जानने के बाद सवाल आता है कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बेहतर वित्तीय फैसले कैसे लें। यहीं पर शायद पांचवी सीख काम आती है। तार्किक, रैशनल से ज्यादा व्यवहारिक, रीजनेबल बने और अपना खेल समझें। बिल्कुल। इंसान एक्सेल स्प्रेडशीट नहीं है। हम भावनाओं, डर, लालच, पूर्वाग्रहों से भरे इंसान हैं। अर्थशास्त्र की किताबें मानती हैं कि हम हमेशा पूरी तरह तार्किक फैसले लेंगे, यानी जो गणितीय रूप से सबसे सही हो। लेकिन हाउसल कहते हैं कि असल जिंदगी में ये मुमकिन ही नहीं है। तो हमें क्या करना चाहिए? पूरी तरह लॉजिकल नहीं हो सकते तो हमें तार्किक के बजाय व्यवहारिक होने की कोशिश करनी चाहिए। यानी ऐसे फैसले लें जो शायद गणितीय रूप से 100% परफेक्ट न हो, लेकिन जिन्हें हम अपनी भावनाओं और परिस्थितियों के साथ लंबे समय तक निभा सकें। मतलब कोई उदाहरण? हाउसल ने बुखार का उदाहरण दिया। तार्किक रूप से बुखार शरीर को इन्फेक्शन से लड़ने में मदद करता है, उसे होने देना चाहिए, लेकिन यह हमें बहुत तकलीफ देता है, इसलिए हम दवा लेकर इसे कम करना चाहते हैं। ये व्यवहारिक है। अच्छा, समझा। फाइनेंस में इसका क्या मतलब हुआ? फाइनेंस में मतलब शायद सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाली निवेश रणनीति आपके लिए सही ना हो, अगर वो आपको रात में सोने नहीं देती, अगर वो आपकी नींद हराम करती। हाँ, ये तो है। वो जो नोबेल पुरस्कार विजेता हैं हैरी मार्कोविट्स, जिन्होंने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी दी, उन्होंने खुद अपना पैसा 50% शेयरों और 50% बॉन्ड्स में बांटा। क्यों? वो तो एक्सपर्ट थे। इसलिए नहीं कि ये गणितीय रूप से सबसे अच्छा था, बल्कि इसलिए कि ये उन्हें भविष्य के पछतावे से बचाता था। ये उनके लिए व्यवहारिक था, उन्हें इससे शांति मिलती थी। और वो दूसरा हिस्सा, अपना खेल समझने का क्या मतलब है? इसका मतलब है ये जानना कि आप निवेश क्यों कर रहे हैं, आपकी समय सीमा क्या है और आपका लक्ष्य क्या है। एक डे ट्रेडर जो मिनटों में खरीद बिक्री कर रहा है, उसका खेल एक लंबी अवधि के निवेशक से बिल्कुल अलग है, जो रिटायरमेंट के लिए बचत कर रहा है। हाँ, दोनों के लक्ष्य अलग हैं। बिल्कुल। हौसल कहते हैं कि बाजार में बबल्स तब बनते हैं जब लंबी अवधि के निवेशक डे ट्रेडर्स के संकेतों को देखकर घबराहट में अपने फैसले बदलने लगते हैं।
वो अपना खेल भूलकर किसी और का खेल खेलने लगते हैं, दूसरों की देखा-देखी करने लगते हैं। तो दूसरों की देखा-देखी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उनका लक्ष्य और उनकी स्थिति हमसे अलग हो सकती है। बिल्कुल। लेखक खुद अपना उदाहरण देते हैं। वो अपने घर का मॉर्गेज पूरी तरह चुका के रखते हैं और ज़रूरत से ज़्यादा कैश भी रखते हैं। वो मानते हैं कि शायद गणितीय रूप से ये सबसे अच्छा फैसला न हो। हाँ, शायद उस पैसे को निवेश करके ज़्यादा कमाया जा सकता था। शायद। लेकिन ये उन्हें मानसिक शांति देता है। ये उनके लिए व्यवहारिक है। फाइनेंस में अक्सर कोई एक सही जवाब नहीं होता। जो आपके लिए काम करता है, आपकी नींद हराम नहीं करता और आपको अपने लक्ष्यों तक ले जाता है, वही सही है। तो कुल मिलाकर ये किताब हमें यही सिखाती है कि पैसा सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि इंसानी व्यवहार का मनोविज्ञान का खेल है। सही कहा। इस किताब का सार मतलब निचोड़ यही है कि पैसा प्रबंधन एक गहरा व्यक्तिगत मामला है। ये गणित से कहीं ज्यादा मनोविज्ञान, हमारी भावनाओं, हमारी अपनी सीमाओं और हमारे अपने लक्ष्यों को समझने पर निर्भर करता है। और असली वित्तीय सफलता सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाना नहीं है, बल्कि स्वतंत्रता हासिल करना, अपने समय पर नियंत्रण पाना और मन की शांति प्राप्त करना है। और इसके लिए क्या चाहिए? मोटी मोटी बातें। इसके लिए चाहिए धैर्य, अनुशासन, थोड़ी विनम्रता और सबसे जरूरी ये जानना कि आपके लिए पर्याप्त कितना है। पर्याप्त, इनफ। हाँ, वो कर्ट वोनेगट और जोसेफ हेलर वाली कहानी याद है? हाँ। एक पार्टी में वोनेगट ने हेलर से कहा कि देखो, उनका जो अरबपति मेजबान है वो एक दिन में शायद उतना कमा लेता है जितना तुम्हारी बेस्ट सेलिंग किताब कैश 22 ने आज तक कुल कमाया होगा। तो हिलर ने जवाब दिया, हाँ, पर मेरे पास कुछ ऐसा है जो उसके पास कभी नहीं होगा। क्या? पर्याप्त, इनफ। ये जानना कि कब रुकना है, कब कहना है बस इतना काफी है, शायद सबसे बड़ी वित्तीय स्किल है। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है, बहुत गहरा। तो श्रोताओं के लिए सोचने की बात यही है, पैसे के साथ आपका अपना रिश्ता कैसा है? क्या आप सिर्फ नंबरों के पीछे भाग रहे हैं या आपके वित्तीय लक्ष्यों में स्वतंत्रता, सुरक्षा और नियंत्रण भी शामिल है? आपके लिए पर्याप्त का क्या मतलब है? इन सवालों पर विचार करना जरूरी है, क्योंकि जैसा हौसल दिखाते हैं, हमारे व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव भी समय के साथ बहुत बड़े नतीजे दे सकते हैं। ये सिर्फ ज्ञान की बात नहीं, ये अमल करने की बात है। ये थी आज की चर्चा। हालांकि ये बातचीत किताब के पूरे टेक्स्ट की जगह नहीं ले सकती, पर ये उसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। उम्मीद है आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे और भी बहुत कुछ साझा करने के लिए उत्सुक हूँ। मुझे बताएं कि आप अगली किस किताब पर चर्चा करना चाहेंगे।